हेलो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए आप लोग। ये कक्षा 11 वालों के लिए उनका जो है केमिस्ट्री का पार्ट 3, जिसका नाम क्या है, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, उसका जो है लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा है क्या, लेक्चर नंबर 2 पढ़ा है, जिसमें जो है बात हुई है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ और उनकी कमियों के बारे में। लाभ में आपने क्या पढ़ा है, तत्वों के अध्ययन में, नए तत्वों के खोज में, परमाणु भार के संशोधन में। और कमियों में आपने क्या पढ़ा है, हाइड्रोजन का स्थान कमी है, समस्थानिकों का स्थान एक कमी है, संभारिकों का स्थान भी कमी है और असंगत युग्म है। इसके बाद क्या है, असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखना जो है, या एक साथ एक समूह में रखना, ऐसा भी कह सकते हैं आप। और इसके अलावा एक कमी है अक्रिय तत्वों का स्थान, और एक कमी क्या है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का स्थान। तो ध्यान दें, उसके बाद आपको लिखवाया गया था मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है, जो कि यहाँ छापी गई आपके सामने। मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी का नियम क्या है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी का नियम। मेंडलीफ, ध्यान दें आप, जो मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी है, अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो देखो, ये एक समूह है और ये आवर्त है। मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 9 समूह, कुल मिला के 9 समूह, 1 से लेकर 8 तक, और उसके बाद क्या, 0 समूह। ठीक है, आवर्त 7 है। और ध्यान दें आप, सुन लो आप लोग, कि जो पहला आवर्त है ना, पहला आवर्त, उसको कहा गया है अति लघु आवर्त। मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहा जाता है, जिसमें केवल 2 तत्व हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है, इसमें 8 तत्व हैं। इसके बाद चौथे और 5वें आवर्त को कहा जाता है दीर्घावर्त। इसमें 18 तत्व हैं, गिन सकते हैं आप, चाहे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 2, 14, 14, 3 कितना हो, 17, 17, 1, 18। वही हाल 5वें में भी होगा, चौथा और 5वां दोनों में जो है 18 तत्व हैं, इनको कहा जाता है दीर्घावर्त। आपको तत्वों की संख्या याद रखना मुख्य है कि पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, दूसरे आवर्त में कितने हैं। तो पहले आवर्त में 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, और दूसरे आवर्त में कौन है, 8 तत्व हैं, लिथियम से लेके नियान तक। तीसरे आवर्त में भी 8 हैं, चौथे आवर्त में 18 है, 5वें आवर्त में 18 है। तो छठवां आवर्त नहीं, 6वें आवर्त में 18 यहाँ है, भाई 18 है, और 14 तो यहाँ भी है। 6वें आवर्त में लैंथेनम के बाद 58 से लेकर 71 तक, जो कि 6वें आवर्त का ही है, लेकिन आवर्त सारणी के कहाँ रखा गया है, नीचे। तो जो 6वां आवर्त है उसमें 32 तत्व, कितने तत्व हैं भाई, 32 तत्व हैं 6वें आवर्त। और 7वें आवर्त में भी 32 हो सकते हैं, लेकिन अभी कह सकते हैं ना, ज्यादा तत्वों की खोज नहीं हुई थी, अभी ये अधूरा था। 7वें आवर्त को अति दीर्घावर्त क्यों कहा गया है, क्योंकि 6वां और 7वां दोनों को कहा गया है अति दीर्घावर्त। क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें भी 32 तत्व हो सकते हैं और इसमें भी क्या हो सकते हैं, 32 तत्व। लेकिन जगह तो है, लेकिन तत्व भी भरे नहीं गए, खोजे नहीं गए हैं। ठीक है, तो यही कहा गया, इन दोनों को कहा गया अति दीर्घावर्त, जिसमें 6वां आवर्त जो है, 6वें आवर्त में 32 तत्व है, लेकिन 7वां आवर्त अभी क्या था, अधूरा था। 6वें आवर्त के 14 तत्वों, सुन ले, बस मैं लिखवा दूंगा। 6वें आवर्त, ये 6वां आवर्त है, 6वें आवर्त के ये 14 तत्व हैं, गिन सकते हैं आप, ये 14 तत्व हैं। 6वें आवर्त के 14 तत्वों, लैंथेनम 57 के बाद सेरियम 58 से लेकर, या 58 सेरियम से लेकर, लैंथेनम 57 के बाद सेरियम 58 से लेकर लुटेटियम 71 तक, इनको आवर्त सारणी के नीचे रखा गया, एक क्षैतिज कालम में रखा गया है, एक क्षैतिज खाना कह दो में रखा गया है, जिन्हें कहा जाता है लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व कहो, या लैंथेनाइड श्रेणी कह सकते, जिन्हें जो है, इन तत्वों को बोलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व, और इस पूरी श्रेणी को बोल देंगे लैंथेनाइड श्रेणी। जो ये है
लेंथेनम के बाद 58 से 71 तक की जो श्रेणी है इसको बोलेंगे लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड श्रेणी, और इन तत्वों को बोला जाएगा लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व। इसी प्रकार 7वां आवर्त का भी है। 7वें आवर्त में एक्टीनियम 89, 7वें आवर्त के 14 तत्व हैं। एक्टीनियम 89 के बाद 90, थोरियम 90 कह दो, थोरियम 90 से लेकर लारेंसियम 103 तक, ये लारेंसियम इसमें भर लेना, 91 92 से भर लेंगे आप लोग। थोरियम 90 से लेकर लारेंसियम 103 तक, इनको भी आवर्त सारणी के नीचे एक क्षैतिज कालम में रखा गया है। इनको कह सकते हैं क्या, जो 90 से 103 तक के तत्व हैं इनको आप बोल सकते हैं एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व, क्योंकि ये एक्टीनियम के बाद आ रहा है इसलिए इसका नाम है एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व, और ये लेंथेनम के बाद आ रहा है इसलिए इसका नाम क्या है, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। तो ये क्या है आपका लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व होगा, और इस पूरे को मिला के बोलेंगे लेंथेनाइड श्रेणी, और ये एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होंगे, इनको बोला जाएगा एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है, आपने छाप लिया है ना, लिखो हेडिंग, हेडिंग कीजिए आप लोग। मेंडलीफ, मेंडलीफ या मेंडे भी कह सकते हैं, मेंडलीफ कहो चाहे मेंडलीफ कहो, के संशोधित आवर्त सारणी की, मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी की विशेषताएं, विशेषताएं लिखिए आप लोग। मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में, मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां, 7 क्षैतिज पंक्तियां तथा 9 ऊर्ध्वाधर खाने हैं, ऊर्ध्वाधर खाने हैं, या खड़े कालम भी कह सकते हैं आप लोग। क्षैतिज पंक्तियों को, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर खानों को, ऊर्ध्वाधर खानों को समूह कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर खानों को समूह कहा जाता है। इस प्रकार मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 9 समूह। हो गया ना, तथा 9 समूह। अब हेडिंग कर लीजिए आवर्त की विशेषताएं, आवर्त की विशेषताएं। लिखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, पहले आवर्त को
अति लघु आवर्त, चाहे तो आप अंग्रेजी लिख सकते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड। अति लघु आवर्त, अंग्रेजी लिख सकते हैं आप वेरी, इसको मिटा देना, वेरी शॉर्ट पीरियड। अति लघु आवर्त कहा जाता है अति लघु आवर्त कहा जाता है, इसमें केवल दो तत्व हैं, इसमें केवल दो तत्व हैं। क्या क्या है भाई, लिख सकते हैं ब्रैकेट में, हाइड्रोजन और, छोटा छोटा लिख लो, बड़ा ज्यादा आएगा नहीं लिखना। इसमें केवल दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। लिखो, दूसरे तथा तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, शॉर्ट पीरियड। लघु आवर्त कहा जाता है जिसमें 8 तत्व हैं, 8 तत्व हैं, दोनों में 8 तत्व हैं। अगला लिखो, ऐसे कर सकते, पॉइंट करके लिखो, चाहे वैसे लिख लो, क्या दिक्कत। लिखो, चौथे तथा पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा जाता है, दीर्घ आवर्त कहा जाता है, जिसमें 18 तत्व है, जिसमें 18 तत्व है। देखो, छठवें तथा सातवें आवर्त को या सातवें आवर्त को, छठवें तथा सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त, अच्छा उसका नहीं लिखा क्या आपने, दीर्घ आवर्त अंग्रेजी नहीं लिखा ना, उसका लॉन्ग पीरियड होना चाहिए था। चलिए हो गया, छठवें तथा सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त, लिख लो ब्रैकेट में, वेरी लॉन्ग पीरियड। अति दीर्घ आवर्त, वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है जिसमें, ऐसा कहा जाता है, लिखो जिसमें लिखना, लिखो छठवें आवर्त में 32 तत्व हैं। छठवें आवर्त में कितने हैं भाई, 32 तत्व हैं। हाँ, जबकि सातवां आवर्त अभी अधूरा था, जबकि सातवां आवर्त अभी अधूरा था। भाई 32 कैसे कह देंगे भाई, है नहीं तत्व ना, जगह है लेकिन भरे नहीं गए। नीचे लिखिए आप लोग, छठवें आवर्त के 14 तत्वों, छठवें आवर्त के 14 तत्वों
कहाँ से कहाँ तक भाई? लेंथेनम 57 के बाद हाँ सीरियम 58 से लेकर लुटेटियम 71 तक। छठवें आवर्त के 14 तत्वों, क्या लिखेंगे आप? लेंथेनम 57 के बाद सेरियम 58 से लेकर लुटेटियम 71 तक को मतलब को लिखो आवर्त सारणी के नीचे, आवर्त सारणी के नीचे एक क्षैतिज कॉलम में रखा गया है। एक क्षैतिज कॉलम में रखा गया है जिन्हें लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व, जिन्हें लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व कहा जाता है। हो गया, देखो इसी प्रकार सातवें आवर्त के, इसी प्रकार सातवें आवर्त के 14 तत्वों, 14 तत्वों कहाँ से कहाँ तक भाई? एक्टीनियम 89 के बाद हाँ थोरियम 90 से लारेंसियम 103 तक। इसी प्रकार सातवें आवर्त के 14 तत्वों एक्टीनियम 89 के बाद थोरियम 90 से लेकर लारेंसियम 103 तक, लारेंसियम 103 तक को आवर्त सारणी के नीचे, आवर्त सारणी के नीचे एक क्षैतिज कॉलम में रखा गया है, जिन्हें एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व, जिन्हें एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व कहा जाता है। एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व कहा जाता है। अब ध्यान दें, आवर्त से संबंधित कुछ और बातों का वर्णन किया जाए। आप पढ़ेंगे, जानते हैं क्या क्या? एक पढ़ेंगे, आवर्त में ही पढ़ना है, प्रारूपी या निरूपक तत्व आपको पढ़ाया जाएगा। आपको पढ़ाया जाएगा सेतु तत्व क्या है, ब्रिज एलिमेंट, सेतु तत्व पढ़ाया जाएगा, प्रारूपी या निरूपक तत्व, और आपको पढ़ाया जाएगा विकर्ण संबंध के बारे में। विकर्ण संबंध पढ़ाया जाएगा और क्या पढ़ाया जाएगा, प्रारूपी या निरूपक तत्व और सेतु तत्व। तो पहला आप हेडिंग कर लें, आप आवर्त में ही क्या लिखे हेडिंग, प्रारूपी या निरूपक तत्व। हाँ प्रारूपी या
निरूपक तत्व, अंग्रेजी होता है टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव, टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। देखो, दूसरे तथा तीसरे, दूसरे तथा तीसरे आवर्त के तत्वों को, दूसरे तथा तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपी या निरूपक तत्व कहा जाता है। प्रारूपी या निरूपक तत्व कहा जाता है क्योंकि ये तत्व अपने अपने समूह में उपस्थित, अपने अपने समूह में उपस्थित तत्वों के गुणों को, तत्वों के गुणों को निरूपित या प्रदर्शित, गुणों को निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। मतलब ध्यान दे बताया क्या जा रहा है कि जो दूसरे आवर्त के हैं ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद बात किया जाए, मान लो तीसरे आवर्त में कौन आ जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये सब जो तत्व हैं दूसरे और तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं, इनको कहा जाता है प्रारूपी या निरूपक तत्व। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो लिथियम, सोडियम जिस समूह में है, उस समूह में तत्वों का जो गुण होगा ना, ये उसको पहले ही दिखा देंगे। मतलब लिथियम, सोडियम जिस समूह में है, उस समूह के तत्वों का गुण ये दिखा देते हैं, अपने समूह में उपस्थित तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ऐसे मान लो बेरिलियम, मैग्नीशियम हो गया, ये क्या करेगा, ये अपने समूह के तत्वों के गुणों को दिखा देगा। समझ पा रहे हो? बेरिलियम, मैग्नीशियम क्या करेगा, इस समूह के जितने भी तत्व होंगे लगभग सभी के गुणों को दिखा देता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को क्या, प्रारूपी या निरूपक। निरूपक का मतलब प्रदर्शित करने वाले तत्व, प्रदर्शित करने वाले तत्व, अर्थात यही है कि ये जो है अपने समूह के गुण को दिखा देते हैं कि इनके समूह का क्या गुण होगा। ये कौन दिखा देता है, प्रारूपी या निरूपक तत्व। लिख लो कौन है, जैसे ये ऐसा मत लिखा, देखो दूसरा, ये दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है। आवर्त 3 कौन कौन है भाई इसमें, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ये बस जानते रहो यार। ये फर्स्ट ए समूह है, ये सेकेंड ए है, ये थर्ड ए है, ये फोर्थ ए है, फिफ्थ ए है, सिक्स्थ ए है, सेवंथ ए है। ठीक है, 8वें को तो बांटा नहीं गया है। अगला क्या होगा,
सेतु तत्व, अंग्रेजी है ब्रिज एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है, लिख लो। सेतु का मतलब जोड़ने का कार्य होगा। तीसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व कहा जाता है। क्योंकि ये तत्व अपने समूह में उपस्थित उपसमूहों के तत्वों को जोड़ने का कार्य करता है। उपसमूहों के तत्वों को जोड़ने का कार्य करता है। जिसे में क्या क्या है आपका, नहीं लिखा क्या, क्योंकि ये तो लिख लो। ऐसे मान लो लिथियम आ जाए, बेरिलियम ना, लिथियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, उधर मैग्नीशियम होगा, क्या है उधर मैग्नीशियम को, उसकी बात नहीं हो। पहले इसको देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कह दें, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहाँ देखें आप, इसी में क्या है पता है, इसी में आपका है कापर है, एजी है, एयू है। ये आप मान लें कि आपका जो है ये प्रथम समूह है, फर्स्ट समूह। अब इसी में दो कैटेगरियाँ हैं, ठीक है। ये आपके फर्स्ट ए वाले हैं और ये कौन है, फर्स्ट बी वाले। ये फर्स्ट ए वाले हैं, फर्स्ट बी वाले हैं, ठीक है। तो ये जो सोडियम है ना, ये आपके तीसरे आवर्त का है, तीसरे आवर्त। इसका काम क्या है, ये इन दोनों उपसमूहों को जोड़ने का कार्य करता है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, सोडियम। उपसमूह है, उपसमूह ए है, उपसमूह बी है, इन दोनों के तत्वों को जोड़ने का कार्य कर रहा है सोडियम। इसीलिए सोडियम को कह सकते हैं आप क्या, सेतु तत्व। मैग्नीशियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। उसके बाद वहाँ क्या होगा, इस तरफ होगा जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये ध्यान दें, ये आपका तीसरा आवर्त है, ये दोनों तीसरे आवर्त के तत्व हैं। ये सेकेंड समूह है, आप इसको बोलिए सेकेंड ए, सेकेंड बी। इन दोनों को जोड़ने का कार्य मैग्नीशियम ने किया है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम ने इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया है, ए बी को जोड़ने का कार्य किया है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी को। मैग्नीशियम ने भी सेकेंड ए सेकेंड बी को जोड़ने का कार्य किया है। तो आप इन्हें कह सकते हैं, सोडियम मैग्नीशियम को, सेतु तत्व। देखो फटाफट, देखो फट से। अगला हेडिंग आपका ये पढ़ेंगे, लास्ट है, क्या है, विकर्ण संबंध।
डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशन, लिस्ट है। लिखते हैं दूसरे आवर्त की प्रथम तीन तत्व अपने अगले आवर्त के अगले समूह के उन तत्वों के साथ गुणों में समानता व्यक्त का मतलब प्रदर्शित करते हैं जो उनके तिरछे स्थित होते हैं। यही संबंध विकर्ण संबंध कहलाता है। कि दूसरे आवर्त के प्रथम तीन तत्व अपने अगले आवर्त के, तीसरे आवर्त के और अगला समूह, जिस समूह में होंगे उससे अगला समूह, ठीक है। हाँ, अगले आवर्त के अगले समूह के उन तत्वों के साथ गुणों में समानता दिखाते हैं जो उनके क्या होते हैं, तिरछे होते हैं। इसी संबंध को कहा जाता है विकर्ण संबंध। जैसे मैंने बताया नहीं, बेरिलियम, देखो बेरिलियम दूसरे आवर्त का है कि नहीं, लिथियम बेरिलियम बोरान, यही तीन दिखाएंगे, लिथियम बेरिलियम बोरान। जो लिथियम होगा, लिथियम के नीचे सोडियम होता है, तो लिथियम सोडियम एक ही समूह के, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये सब एक ही समूह के। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये एक ही समूह का है। बोरान एल्यूमिनियम गैलियम ये सब एक ही समूह के हैं। कार्बन सिलिकॉन कार्बन जो है सिलिकॉन है, जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब एक ही समूह के हैं। तो एक ही समूह के तत्वों के गुणों में समानता पाई ही जाती है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो दूसरे आवर्त के प्रथम तीन तत्व हैं, कौन कौन, लिथियम बेरिलियम बोरान। लिथियम जो है सोडियम के साथ गुणों में समानता दिखाता ही दिखाता है। इसके अलावा ये मैग्नीशियम के साथ भी गुणों में क्या दिखाता है, समानता। लिथियम सोडियम के साथ दिखाता ही है, इसके अलावा मैग्नीशियम से भी दिखाता है। जो बेरिलियम है वो मैग्नीशियम से दिखाता ही है, इसके अलावा ये एल्यूमिनियम से भी दिखाता है। जो बोरान है वो एल्यूमिनियम से दिखाता ही है गुणों में समानता है, इसके अलावा किससे दिखाता है, सिलिकॉन से भी दिखाता है। इसी संबंध को कुछ गुण उसके समान होते हैं, सारे के सारे नहीं, कुछ गुण सिलिकॉन के, कुछ गुण बोरान के समान, या बोरान के कुछ गुण सिलिकॉन के समान होते हैं। वैसे ही बेरिलियम के कुछ गुण एल्यूमिनियम के समान होते हैं। इसीलिए तो बेरिलियम को 3 संयोजक वाला मान लिया गया था, 3 संयोजकता वाला। इसीलिए बेरिलियम को 3 संयोजकता वाला तो मान लिया गया था, लेकिन मेंडलीफ ने बताया कि ये दूसरे आवर्त का है, इसकी संयोजकता 2 होती है, 3 नहीं होती है। समझ पा रहे हैं आप? तो यही संबंध क्या होता है, विकर्ण संबंध है। इसमें लिखेंगे क्या, वही लिखा है कि दूसरे आवर्त के प्रथम 3 तत्व अपने अगले आवर्त के अगले समूह के उन तत्वों के साथ गुणों में समानता दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं जो उनके तिरछे स्थित होते हैं। इसी संबंध को आप बोलते हैं लिथियम, मतलब क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध।
लिथियम बेरिलियम बोरान। जो लिथियम होगा सोडियम से दिखाएगा ही, सोडियम मैग्नीशियम, ये तीसरा आवर्त है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये दूसरा आवर्त और ये तीसरा आवर्त है। समूह भी लिख लो, फर्स्ट ए है, ये सेकेंड ए है, ये थर्ड ए है, ठीक है। इसके बाद कार्बन भी लिख लो, फोर्थ ए है। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो ये जो है इनसे दिखाता ही दिखाता है गुणों में समानता, इसके अलावा ये इनसे भी दिखाता है। इसी संबंध को आप क्या बोलते हैं? विकर्ण संबंध। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। मान लो ऐसे मैं प्रश्न बोल दे रहा हूं, देखो प्रश्न आपको दिया हो, लिथियम गुणों में समानता, लिथियम गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। आपको ऑप्शन दिया जाए, सोडियम के साथ, अगला है मैग्नीशियम के साथ, अगला है दोनों के साथ, अगला मान लो चौथा ऑप्शन दे दे एल्यूमिनियम के साथ। हाँ, दोनों वही, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। ऐसे आपसे बोल दे लिथियम जो है गुणों में समानता दिखाता है, आपको ऑप्शन दिया जाए सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ या दोनों के साथ, अगला ऑप्शन एल्यूमिनियम के साथ। तो जो लिथियम होता है सोडियम के साथ भी दिखा सकता है समानता, मैग्नीशियम के साथ भी दिखा सकता है समानता। तो आप इन दोनों को नहीं, मतलब इनमें से किसी को नहीं मारेंगे, आप दोनों को मारेंगे। ये दोनों को समानता दिखाता है, दोनों के साथ गुणों में समानता दिखाता है। ऐसे ही मान लो, सुनो ध्यान से, ऐसे ही मान लो आपको ऑप्शन दिया जाए कि लिथियम गुणों में समानता दिखाता है, आपको ऑप्शन दे दे सोडियम के साथ, यही है सोडियम के साथ होना चाहिए था। अगला सोडियम के साथ, फिर मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, अगला है पोटेशियम के साथ, अगला हो सभी। तो क्या मानेंगे आप? हाँ, तो जो लिथियम होगा इनसे भी गुणों में समानता दिखाता है, इनसे भी दिखाता है विकर्ण संबंध के द्वारा। सोडियम से दिखाएगा, पोटेशियम से दिखावे करता है, लेकिन विकर्ण संबंध आप जान लीजिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी इससे भी मिलती है। तो लिथियम जो है इनसे भी गुणों में समानता दिखाएगा, इनसे भी दिखाएगा, इनसे भी दिखाएगा, अर्थात वो किससे दिखाएगा? सभी के साथ। इसको लिख लिया फटाफट आप। देखिए ध्यान से, ये क्या है? देखिए समूह की विशेषताएं। अभी आपने आवर्त की विशेषताएं देख ली हैं। आवर्त में आपने पढ़ा है क्या, कितना आवर्त होता है? 7 आवर्त होता है ना। पहले आवर्त को क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त, दूसरे तीसरे को लघु आवर्त, चौथे पांचवें को दीर्घ आवर्त, छठवें सातवें को अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। जो छठवां आवर्त है उसमें 32 तत्व हैं, 7वां आवर्त अभी अधूरा था। ये सब चीज़ आपने पढ़ लिया है कि छठवें आवर्त के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। 57 के बाद 58 से 71 तक को जो है आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है, उन्हें कहा जाता है लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व। और उसी प्रकार जो 7वां आवर्त है उसमें जो है 89 के बाद 90 से लेकर 103 तक 14 तत्वों को, 90 से लेकर 103 तक, जो कि क्या है? 14 तत्व हैं। इनको क्या किया है? आवर्त सारणी को नीचे रखा गया है। इन्हें क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व। इतना आपने पढ़ लिया है। उसके बाद आपने पढ़ा है सेतु तत्व के बारे में, सेतु तत्व, विकर्ण संबंध, और क्या आप पढ़ा है आपने? कह सकते हैं निरूपक तत्व।
निरूपक तत्वों के बारे में पढ़ाया आपने, ठीक है। इसके बाद अगला है क्या, समूह की विशेषता। ध्यान दो, मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी है उसमें जो समूहों की संख्या कुल 9 है, और जिसमें से 1 से लेकर 7, 1 से लेकर 8 है, और उसके अलावा एक 9 भी शून्य समूह भी जोड़ा गया है। मैंने कल ही आपको बताया था यार कि मेंडलीव में जो है 8 ही समूह थे, बाद में एक शून्य समूह का खोज हुआ था, तो उसको फिर जोड़ दिया गया। इस प्रकार 9 समूह हो गए हैं, 1 से लेकर 8 तक, और शून्य समूह। शून्य समूह में कौन आएगा, अक्रिय तत्व आएंगे, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, यही सब आएंगे शून्य समूह में। बताया कि जिनमें 1 से लेकर 7 तक के समूहों को 2 समूह ए और बी में बांटा गया है, बाकी न तो शून्य को बांटा गया है ए बी में, और न ही 8 को। बताया जा रहा है किसी समूह के उपसमूह ए और उपसमूह बी दोनों की संयोजकताएं आपस में क्या होती है, परस्पर बराबर होती है। जैसे मान लो पहले ही समूह की बात कर लो, मान लीजिए आप बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की, और इधर बात कर लो कॉपर AgAu की, कॉपर AgAu, इन सब की संयोजकता जो है, इसकी भी 1 होती है, इसकी भी सामान्य संयोजकता क्या होती है, 1। इनकी भी संयोजकता 1 होती है, इसकी भी 1। ये उपसमूह ए का तत्व है, समूह ए के फर्स्ट ए का तत्व है, और ये फर्स्ट बी का तत्व है। इन दोनों की संयोजकताएं बराबर है। इसी प्रकार आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका नहीं कैल्शियम, कहते कैल्शियम, मैग्नीशियम है, स्ट्रोंशियम है, इनकी संयोजकता 2 होती है, और जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनकी भी संयोजकता क्या होती है, 2 होती है। इसकी भी संयोजकता 2 होती है, और इसकी भी संयोजकता क्या होती है, 2। वही बताया जा रहा है कि उपसमूह ए और बी हैं, ये ए है फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ये भी सेकेंड ए सेकेंड बी है, इनकी संयोजकताएं आपस में बराबर होती है। यहाँ लिखा गया कि एक ही समूह में पाए जाने वाले तत्वों को आप एक फैमिली कह सकते हैं, एक परिवार। समूह को परिवार भी कहा जाता है, समूह को वर्ग कहा जाता है, परिवार भी कहा जाता है। और जो आवर्त है, आवर्त को श्रेणी भी कह सकते हैं, पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी, तीसरा श्रेणी, ठीक है। इसके बाद ध्यान दें, ये बताया जा रहा है कि उपसमूह या उपवर्ग कह दो, उपसमूह ए और उपसमूह बी की संयोजकता के अलावा और कोई प्रॉपर्टी मिलती नहीं है। जो उपसमूह ए का तत्व है, उपसमूह बी का तत्व है, इन दोनों की संयोजकता के अलावा इनकी और कोई गुण नहीं मिलता है, इनका और कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। ये ज़्यादा क्रियाशील है, कम क्रियाशील, ठीक है। और ये कह सकते हैं ना, ये वायु में जल्दी क्रिया कर लेंगे, कम क्रिया करेंगे, वही बात हो रही है। ये जल से क्रिया कर लेते हैं और वो जल से नहीं करता है क्रिया, तो वही बात हो रही है कि इनका जो है संयोजकता के अलावा और कोई प्रॉपर्टी समान नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके थोड़ा दोष देख लीजिए आप। देखो, संशोधित आवर्त सारणी के आने से काफ़ी कुछ दोष तो गायब हो गया। मेंडलीव में जो क्या था, समस्थानिक का स्थान, समस्थानिक, देखो समस्थानिक, संभारिक, इस सब की प्रॉब्लम कब थी, असंगत युग्म। असंगत युग्म क्या है जानते हैं, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को हाँ कम परमाणु भार वाले तत्व के पहले रखा जाना, कि जब कभी अधिक परमाणु भार वाला तत्व पहले रख दिया जाए और कम परमाणु भार वाला बाद में रखा जाए। नियम तो यह कहता है कि कम परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कह दो वाला तत्व पहले होना चाहिए और अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व बाद में होना चाहिए। अगर इसी का उल्टा हो जाए कि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व पहले हो जाए और कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व क्या हो जाए, कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व बाद में हो जाए, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व पहले हो जाए, यही हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, असंगत युग्म। तो देखो, जब परमाणु क्रमांक की बात हो गई, परमाणु द्रव्यमान से ये तीनों प्रॉब्लम उठ रहे थे। समस्थानिक भी परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से था कि भाई देखो, समस्थानिकों में क्या है, 1H1 मान लो है, 1H2 है, 1H3 है, ये समस्थानिक है। इनका परमाणु क्रमांक तो समान है ना, अर्थात ये एक ही स्थान पे होने चाहिए, और है भी एक ही स्थान। अगर आप द्रव्यमान की बात करेंगे तो अलग अलग स्थान पे होगा, लेकिन अगर आप क्रमांक की बात करो तो एक ही स्थान पे होगा, ठीक है। जहाँ भी एक मतलब जो सारणी बनाया है आपने, संशोधित आवर्त सारणी बनाए हो, उसमें हाइड्रोजन या कह सकते समस्थानिक एक ही स्थान पे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखिए संभारी की बात कर ली जाए, संभारी की बात कर लें, जैसे मान लो पोटेशियम 39 हो जाए, या नहीं, कैल्शियम 40 हो जाए, आर्गन 40 हो जाए, तो द्रव्यमान के हिसाब से इनको कहाँ होना चाहिए, द्रव्यमान के हिसाब से इनको एक ही स्थान पे होना चाहिए, लेकिन द्रव्यमान नहीं देखा जाएगा, क्या देखा जाए, परमाणु क्रमांक। तो जब परमाणु क्रमांक देखेंगे तो ये अलग अलग स्थान पे होने चाहिए, और है भी। क्रमांक के हिसाब से एक ही स्थान पे होना चाहिए, है भी।
क्रमांक के हिसाब से अलग अलग स्थान पे होना चाहिए, है भी। इसके अलावा आपने देखा था कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट निकिल इसका द्रव्यमान जो होता है 58.93 होता है। कोबाल्ट का द्रव्यमान कितना होता है? 58.93। और निकिल का कितना होता है? हाँ, एक कोबाल्ट का है 58.93 और निकिल का है 58.71। द्रव्यमान के हिसाब से प्रॉब्लम है, लेकिन क्रमांक क्या होता है? इसका होता है 27, इसका होता है 28। क्रमांक के हिसाब से सही है। ऐसे आयोडीन टेल्यूरियम हो जाए, टेल्यूरियम का परमाणु क्रमांक 52 होता है, आयोडीन का 53 होता है, ठीक है। आयोडीन बाद में रखा गया, ठीक है, परमाणु क्रमांक के हिसाब से सही है। अब आपको परमाणु द्रव्यमान को नहीं देना है महत्व, किसको देना है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाना चाहिए बस, और सही भी है। तो बहुत सारे दोष गायब हो गए उनके। कौन कौन सा? समस्थानिक का स्थान दूर हो गया, संभारिक का स्थान दूर हो गया, और क्या दूर हो गया? असंगत युग्म दूर हो गया। इसके अलावा ये कमी थोड़ी थी, हाइड्रोजन का स्थान कमी थोड़ा था कि वहाँ भी जो है क्षार धातु के साथ रखा गया है, हेलोजन के साथ नहीं रखा गया है। ये भी था कि देखो इसके साथ में यही रखा गया है कि नहीं। आप संशोधित आवर्त सारणी में देख लीजिएगा कि इन दोनों के प्रॉपर्टी डिफरेंट है, फिर भी साथ में रखा गया है। तो यही है कि असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ एक समूह में रखना, ये भी आज तक बनी थी। इसके बाद ये था कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर न रख के बाहर रखा गया है, ये कमी है। अंदर रखो, अंदर रखिए। फिर देखो जब मॉडर्न में पढ़ेंगे उसमें भी बाहर रखा गया है, लेकिन उसका रीजन दिया गया कि भाई अगर आप अंदर रखेंगे तो आवर्त सारणी बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा किया गया जो बाहर रखा गया। लेकिन यहाँ जानते रहो यहाँ के लिए कमी है कि भाई खाली जगह है फिर भी अंदर नहीं रखा जा रहा, खाली जगह है फिर भी अंदर नहीं रखा जा रहा है। तो ये थोड़ा कमी है कि ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर न रखा जाना, ये भी एक कमी, ठीक है। तो आप इतना ही पढ़ो। इससे देखो आपको कुछ बहुत खास नहीं सीखना है, बस आपको याद रखना है विकर्ण संबंध यूज में आएगा। विकर्ण संबंध तो अधिकतर यूज में आता है, सेतु तत्व वगैरह भी कभी कभी यूज में आ जाते हैं। सिक्का धातु का नाम पूछे, सिक्का धातु का नाम बताइए। कॉपर AgAu। क्षार धातु का नाम? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब क्षार धातुएं हैं, थोड़ा जानते रहिए। क्षारीय मृदा धातु क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। हेलोजन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब थोड़ा याद कर लीजिए आपको, ठीक है। तो आज आप इतना ही पढ़िए, आज इतना ही पढ़िए। इसके बाद जो है अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा संशोधित आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है।